नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत पूर्वमेघ। पूर्वमेघ में हम लोगों ने 14 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें यक्ष मेघ से कहता है कि मेघ, जब तुम वायु मार्ग से जा रहे होगे तो ऐसा लगेगा जैसे वायु पर्वत शिखर की चोटी को उड़ाए ले जा रहा है। इस प्रकार से मन में ऐसा विश्वास करती हुई ऊपर की ओर मुख किए हुई सिद्ध जनों की जो भूरी भाली अंगनाएँ होंगी, स्त्रियां होंगी, सुंदरियां होंगी, वह आश्चर्य से तुम्हारा साथ देखेंगी। तब तुम गीले स्थल बेर से युक्त इस स्थान यानी आश्रम से मार्ग में दिग्गजों की बड़ी बड़ी सूंडों के प्रहार से बचते हुए अपने आप को बचाते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊपर की ओर उड़ जाना, ऐसा मेघ कहता है। उसके बाद यह श्लोक आता है और इस श्लोक में कवि उपमा अलंकार के माध्यम से ही सुंदर अलंकारिक प्रकृति का दृश्य उपस्थित करता हुआ कहता है कि बांबी के अग्रभाग से निकलते हुए इंद्रधनुष की कांति से संपृक्त मेघ का श्यामल शरीर उसी प्रकार से शोभा को धारण करेगा जिस प्रकार मयूर पिच्छ से गोपवंश धारण करने वाले भगवान कृष्ण का शरीर होता है। ठीक है, तो रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य मे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरिचुरुचिना गोपवेशस्य विष्णुः। बर्हिण इव, बर्हिण मतलब होता है मोर पंख से, गोपवेशस्य। बर्हिण मोर पंख से, गोपवेशस्य, जो गाय आदि चराने वाले हैं या ग्वाले का भेष बनाने वाले, जो गाय चराने वाला होता है उसे ग्वाला कहते हैं। तो बर्हिण मोर पंख के से ग्वालों का वेश बनाने वाले विष्णु हों, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। विष्णु का तात्पर्य यहाँ भगवान कृष्ण के श्यामम वपुः अर्थात श्याम वर्ण का जो वपुः शरीर है, श्याम वर्ण के वपुः श्याम वर्ण वाले शरीर के समान या श्याम वर्ण वाले शरीर की भांति अतितराम अत्यधिक, बहुत अधिक, कांतिम मतलब कांति को, शोभा को, आपत्स्यते प्राप्त करोगे। तो रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य मे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णुः। क्या कहा? रत्न छाया व्यतिकर इव, अर्थात कहता है यक्ष मेघ से कि मणियों की कांति के सम्मिश्रण का सा, मणियों की
कांति के सम्मिश्रण के जैसा या मणियों के कांति से मिले हुए के जैसा, मणियों के कांतियों के मिले हुए के जैसा, प्रेक्ष्यम देखने योग्य, क्या करने योग्य, देखने योग्य, दर्शन करने के योग्य, आखंडलस्य अर्थात इंद्र के, किसके भैया, आखंडलस्य इंद्र के, धनुष खंडम धनुष के टुकड़े को, इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है, इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है, पुरस्तात सामने से, कैसे भैया, पुरस्तात सामने से, वल्मीकाग्रात अर्थात बावियों के अग्रभाग से, प्रभवती निकल रहा है। जो इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है वह सामने से बावियों के अग्रभाग से निकल रहा है। और कैसा है, रत्न की छाया की कांति के समान, ऐसा लगता है कि उसमें रत्नों की छाया की कांति पड़ रही है, उसके जैसा देखने योग्य, ठीक है ना। भगवान इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है वह सामने से बावियों के अग्रभाग से निकल रहा है, ठीक है ना। तो यही कहा गुरुजी, रत्न छाया के समान, रत्न के कांति के मिश्रण के जैसा कौन है, धनुष का टुकड़ा, इंद्र धनुष का टुकड़ा। कौन है, इंद्र के धनुष का टुकड़ा सामने वाल्मीकि की अग्रभाग से निकल रहा है। तो इंद्र के धनुष का टुकड़ा कहाँ से निकल रहा है, तो आप बताएंगे बावी के अग्रभाग से निकल रहा है। बावी के अग्रभाग से कौन निकल रहा है, तो इंद्र के धनुष का टुकड़ा निकल रहा है। इंद्र के धनुष का टुकड़ा किस प्रकार का है, रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्न की छाया की कांतियों के समान है। कहने का मतलब ये हुआ, रत्नों की कांतियों के मिश्रण से निर्मित बने हुए जैसे की भांति, देखने में अत्यधिक सुंदर। यह देवाधिदेव जो इंद्र हैं उनके धनुष का जो टुकड़ा है वह बावी के अग्रभाग से निकल रहा है। ऐसा कौन कह रहा है, यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है, मेघ से कह रहा है। क्या कहा, रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत् उरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितराम् कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। क्या कहा, सीधे सीधे रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की कांति के मिश्रण से बना हुआ, या रत्नियों की क्रांति के मिश्रण के जैसा, या रत्नों की कांतियों के मिश्रण के बने हुए के जैसा, प्रेक्षम देखने योग्य, आखंडलस्य धनुखंडम, इंद्र के धनुष का टुकड़ा, पुरस्तात सामने, वल्मीकाग्रात प्रभवती, बावियों के अग्रभाग से निकल रहा है। तो प्रश्न आ जाएगा, बावियों के अग्रभाग से निकलता हुआ यक्ष इसको बताता है, इंद्र के धनुष के टुकड़ों को बताता है। इंद्र के धनुष का टुकड़ा कैसा है, तो इंद्र के धनुष का टुकड़ा रत्न की कांतियों के मिश्रण से बने हुए के समान है। येन श्यामं वपुरतितराम् कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। येन श्यामम, जिसके कारण से सांवला पड़ा हुआ, जिसके कारण से येन
जिस कारण से ते तुम्हारा शरीर, जिस कारण से तुम्हारा श्यामम वपुः, तुम्हारा सांवला शरीर अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। बहुत अधिक शोभा को क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। कांतिम शरीर, तो क्या कहा? ये न श्यामम वपुरतितरा कांतिमापत्स्यते ते। और बता रहा है नीचे, किसके जैसा तुम्हारा? ये न जिसके द्वारा, ते ये न जिसके द्वारा, ते तुम्हारा, श्यामम वपुः सांवला शरीर, जिसके कारण तुम्हारा श्यामम वपुः सांवला शरीर, या श्यामल कांति से युक्त जो तुम्हारा शरीर है, स्फुरितुरुचिना, कैसे भैया? चमकती हुई प्रभा वाले, चमकती हुई किरणों वाले, बरहेण इव मोर पंख के समान, ऐसा भी मोर पंख से, गोपवेशस्य गाय का ग्वाल बाल का रूप धारण किए हुए, किसका रूप धारण किए भैया? ग्वाल बाले का रूप धारण किए हुए, किसका रूप धारण किए हुए? विष्णु हो, भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के श्यामम वपुः इव सांवले शरीर के समान, अर्थात गाय का ग्वाल बालों का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के सांवले शरीर की भांति अतितराम कांतिम आपत्स्यते, तुम्हारा शरीर अत्यधिक कांति को प्राप्त कर रहा है। तो भैया गोप ग्वाल बाल का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के शरीर से किसकी तुलना की गई है? तुम्हें की तुलना की गई है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर, उसी प्रकार से मैं को ही बता रहा है। तो रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरा कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। तो क्या कहा? रत्नच्छाया व्यतिकर इव, रत्नों की कांति के मिश्रण से बने हुए के समान, प्रेक्षम देखने योग्य, आखंडलस्य इंद्र के धनुः खंडम, धनुष के टुकड़े, धनुष का टुकड़ा, पुरस्तात् सामने से, वाल्मीकि के अग्रभाग से, प्रभवती निकल रहा है। इंद्रधनुष का टुकड़ा कहाँ से निकल रहा है? बांबी के अग्रभाग से निकल रहा है। बांबी के अग्रभाग से कौन निकल रहा है? इंद्र के धनुष का टुकड़ा निकल रहा है। वह कैसा है? देखने योग्य है। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किस प्रकार का है? तो रत्नों की कांति के मिश्रण से बने हुए के जैसा है। ये न जिस कारण से ते श्यामम वपुः, तुम्हारा सांवला शरीर, क्या कहा? ये न जिस कारण से ते तुम्हारा श्यामम वपुः सांवला शरीर, श्याम वर्ण की कांति वाला शरीर, स्फुरित रचना अर्थात चमकती हुई कांति से युक्त या चमकती हुई प्रभा वाले, बरहेण मोर पंख से, गोपवेशस्य ग्वाल वालों का रूप धारण करने वाले या ग्वाल वालों का वेश बनाने वाले, विष्णु हो, भगवान विष्णु के श्यामम वपुः इव, भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण के सांवले शरीर के समान। भगवान
कृष्ण के सांवले शरीर के समान या भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर की भांति अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अधिक शोभा को प्राप्त कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के समान किसका शरीर अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है? तो मेघ का शरीर प्राप्त हो रहा है। मेघ के शरीर की उपमा किनके शरीर से दी गई है? मेघ के शरीर की उपमा भगवान श्री कृष्ण के काले शरीर से ये न, क्या कहा? ये न, जिस कारण से ते श्यामम बपुः, तुम्हारा सांवला शरीर स्फुरत रचना अर्थात किरणों की चमक से या चमकती हुई किरणों की प्रभा से गोपवेशस्य ग्वाल बाल का रूप बनाए हुए विष्णु हों, भगवान विष्णु के श्यामम बपुः सांवले शरीर इव के जैसा क्या कहा? कांतिम आपत्स्यते, कांति को प्राप्त हो रहा है। तो क्या कहा? येन ते श्यामम बपुः, एक बार तो मेघ पक्ष में लेंगे, जिसके कारण से तुम्हारा सांवला शरीर बरहेण मोर पंख से, किसे? मोर के पंख से, स्फुरित रचना चमकती हुई किरणों की प्रभा से या चमकती हुई किरणों की कांति से गोपवेशस्य ग्वाल बालों का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के श्यामम बपुः इव सांवले शरीर की भांति कांतिम आप अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अधिक कांति को प्राप्त कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के कांति से युक्त या शोभा से युक्त किसका शरीर अत्यधिक कांति को प्राप्त हो रहा है? तो मेघ का शरीर प्राप्त हो रहा है। मेघ का शरीर किसके शरीर के कांति के जैसे लग रही है? तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के कांति की जैसे सांवले वर्ण की लग रही है। मेघ का वर्ण कैसा है? सांवला है। भगवान कृष्ण का वर्ण कैसा है? सांवला है। तो भगवान कृष्ण का जिस प्रकार से सांवला वर्ण है, उसी प्रकार से मेघ तुम्हारा शरीर भी अत्यधिक कांति या शोभा को प्राप्त कर रहा है। तो रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खंडमाखंडलस्य। यहाँ आखंडलस्य इंद्र का, आखंडल पद का क्या अर्थ होता है? इंद्र होता है। धनुष खंडम, इंद्र धनुष का टुकड़ा। क्या कहा? पुरस्तात्, किसके? वल्मीकात् पुरस्तात्, बांबी के अग्रभाग से प्रभवती निकल रहा है। तो बांबी के अग्रभाग से कौन निकल रहा है? इंद्रधनुष का टुकड़ा निकल रहा है। इंद्रधनुष का टुकड़ा निकल रहा है। इंद्रधनुष का टुकड़ा किसकी कांति के जैसा है? तो रत्नों की छाया की कांति के समान है इंद्रधनुष का टुकड़ा। ये न, जिस कारण से ते श्यामम बपुः, तुम्हारा सांवला शरीर, ऐ मेघ तुम्हारा सांवला शरीर बरहेण मोर पंख से स्फुट रचना अर्थात चमकती हुई किरणों की प्रभा से युक्त गोपवेशस्य अर्थात ग्वाल बालों का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान विष्णु के श्यामम बपुः इव सांवले शरीर के समान अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अधिक कांति की या बहुत अधिक शोभा को प्राप्त करेगा। तो बहुत अधिक शोभा को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के समान कांति वाला किसके शरीर को बताया गया है? तो मेघ के शरीर को बताया गया है। कौन बता रहा है? यहाँ पर यक्ष कह रहा है। बरहेण पद से क्या होता है? मोर पंख से हो जाता है, मयूर का पंख हो जाता है बरहेण, ठीक है ना। अतितराम बहुत अधिक, कांति मतलब कांति, कीर्ति को, चमत्कार को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ आखंडल पद से बोध किसका होता है? तो आखंडल पद से बोध होता है इंद्र का बोध होता है। तो रत्न छाया व्यतिकर इव कस्य खंडम अस्ति? तो आखंडलस्य धनुखंडम अस्ति। आखंडलस्य धनुखंडम, आखंडलस्य धनुखंडम कुतः प्रभवति? तो वल्मीकात् अग्रात प्रभवति, ऐसा बताओगे आप। तो यही कहा कि रत्नों की कांति की छाया के मिश्रण से युक्त प्रेक्ष्यम देखने योग्य आखंडलस्य धनुष खंडम, भगवान इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है, वल्मीकात् पुरस्तात् बांबी के अग्रभाग से प्रभवती निकल रहा है।
बामी के अग्रभाग से कौन निकल रहा है? इंद्रधनुष का टुकड़ा निकल रहा है। इंद्रधनुष का टुकड़ा कहाँ से निकल रहा है? बामी के अग्रभाग से निकल रहा है। इंद्रधनुष का टुकड़ा किसके कांति के समान है? तो रत्नों की छाया की कांति के समान है, रत्नों की चमक की कांति के समान है। उसी के येन जिस कांति के कारण से येन ते श्यामम बपुहु, तुम्हारा सांवला शरीर भी, जिस कारण से तुम्हारा सांवला शरीर भी बरहेण मोरपंख से स्फुरित रुचिना अर्थात स्फुट किरणों की प्रभा से गोप विशस्य ग्वाल बालों का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु हो श्यामम बपु इव, भगवान विष्णु के सांवले शरीर की भांति कांतिम आपत्स्यते, अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अधिक कांति को प्राप्त कर रहा है। ऐसा यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो यहाँ आप यही बताएंगे कि मणियों की कांतियों के मिश्रण से निर्मित कि जैसे देखने में अत्यधिक सुंदर यह ऐसा लगता है कि देवाधिदेव इंद्र के धनुष का टुकड़ा बामी के शिखर प्रदेश यानी अग्रभाग से निकल रहा है, जिस कारण से जिसकी कांति के मिश्रण से तुम्हारा यह सांवल शरीर चमकती हुई प्रभा वाले मोरपंख से गोप वेश की रचना करने वाले भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर की भांति अत्यधिक शोभा को धारण करेगा। ऐसा कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है, मेघ से कह रहा है। तो रत्नच्छाया व्यतिकर इव, तो रत्नच्छाया व्यतिकर में यदि आपसे पूछ ले समास कौन सा होगा, तो रत्नानाम छाया नाम व्यतिकरो रत्नच्छाया व्यतिकरः बन गया। रत्नानाम छाया नाम व्यतिकरः इति रत्नच्छाया व्यतिकरः बन गया। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा रत्नच्छाया व्यतिकरः में। और आगे पूछ लेता है कि धनुष खंडलम क्या है? धनुष खंडम, धनुष खंडम, तो धनुषा खंडम इति धनुष खंडम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी धनुषा खंडम इति धनुष खंडम षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। वल्मीकाग्रात क्या कहा? वल्मीकाग्रात, तो वल्मीकस्य अग्रम तस्मात् वल्मीकाग्रात बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। स्फुरित रुचिना स्फुरिता रुचिर्यस्य तत्तेन बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्फुरित रुचिना में यदि आपसे पूछ ले स्फुरित रचना में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास आप बताएंगे। स्फुरिता रुचिर्यस्य तत्तेन बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गोपवेशस्य गोपस्य इव वेशः यस्य, गोपस्य इव वेशः यस्य इति गोपवस्य बन जाएगा। तस्य लग करके षष्ठी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है? एक दो देखो क्या क्या, विष्णोः श्यामम वपुः इव उपमा अलंकार है, रत्नच्छाया व्यतिकर इव उपमा अलंकार है। अब दोनों श्रौती उपमाओं के कारण से यहाँ संश्लिष्ट अलंकार हो जाता है। दोनों ही श्रौती उपमा है, इसलिए यहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार हो जाता है। इस श्लोक में छंद है मंदाक्रांता। तो रत्नच्छाया व्यतिकर, इसी से उपमा पता चल गया। व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरपितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोप वेश। तो यहाँ भैया रत्नच्छाया व्यतिकर इव उपमा अलंकार, विष्णोः श्यामम वपुः इव उपमा अलंकार। दो श्रौती उपमाएं होने के कारण से यहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार भी हो जाता है। यदि आपसे पूछता है तो आप ऐसा बताएंगे। तो ठीक है, यही कहा रत्नों की कांति के मिश्रण के जैसे देखने योग्य आखंडलस धनुष खंडम, इंद्रधनुष के टुकड़े को देखो तो वल्मीकात अग्रात पुरस्तात् बावी के अग्रभाग से तुम्हारे सामने निकल रहा है। ये जिस कारण से ते श्यामम वपुः तुम्हारा सांवला शरीर बरहेण अर्थात स्फुरित रचना बरहेण अर्थात यही कहा कांतियों के चमत्कार से मोरपंख के जैसे गोपवेशस्य विष्णु हो, गोप वेशधारी भगवान विष्णु के सामम वपुः इव सांवले शरीर की भांति अतितराम कांतिम आपत्स्यते तुम्हारा शरीर भी अत्यधिक कांति को प्राप्त करेगा। तो यदि पूछ ले व्यतिकर में तो वी अतिक्रय अप हो जाएगा। वी
अति क्री अप होकर के ही व्यतिग्रह बन जाता है। प्रेक्षम में प्रा ईक्ष ण्यत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? प्रा ईक्ष ण्यत प्रत्यय होकर के ही यह बन जाता है प्रेक्षम। पुरस्तात् में पूर्वा आस्तित पूर्वा हो जाता है, पुरस्तात् पंचमी में हो जाता है। स्फुरिता स्फुरता टाप क्या बना? स्फुरिता में स्फुर कता टाप लग करके स्फुरिता बन जाएगा। गोप गोपाका गो पा का बन जाएगा गोप। अतितराम अतिपाका अति पा का में बन जाएगा अतितराम। आपत्सते आपद हृट ता होकर के आपत्सते बन जाएगा। ठीक है। आखंडरस की एक पौराणिक कथा के अनुसार भी पता चलता है कि इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, इस कारण से उसे आखंडल भी कहा जाता है। ठीक है ना। आखंडल पर से पता चलता है कि इंद्र ने अपने ही अस्त्र से वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए थे, इस कारण से उसका नाम आखंडल भी पता चल जाता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है श्लोक एक और देख लेते हैं। त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालम् किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण त्वय्यायतं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालम् किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। इस श्लोक में यक्ष कहता है कि यह मेघ को मार्ग बतलाता हुआ कहता है कि वह सर्वप्रथम उत्तर की ओर प्रयाण करता हुआ मालक क्षेत्र तक पहुँचे और फिर वहाँ से कुछ पश्चिम की ओर चल करके तब उत्तर की ओर फिर जावे। मतलब कुछ देर चल करके माल प्रदेश पहुँचेगा और माल प्रदेश से फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ करके, तो पहली बार मेघ किस दिशा की ओर चलता है? उत्तर दिशा की ओर चलता है। और माल प्रदेश पहुँचने के बाद फिर पश्चिम में थोड़ा सा आएगा और फिर उत्तर की ओर मुड़ जाएगा, तो उत्तर पश्चिम उत्तर हो गया, उत्तर की ओर जावे। वह मेघ को इतना चक्कर लगाने के लिए इसलिए कहता है कि वह स्थान बहुत ही सुंदर है, माल प्रदेश बहुत ही सुंदर स्थान है, तथा साथ ही साथ वह अपनी वर्षा के द्वारा वहाँ की शुष्क धरती की प्यास भी बुझा देगा, माल प्रदेश की धरती की प्यास भी बुझा देगा। इस कारण से यक्ष कहता है कि नहीं भैया, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो तुम्हें माल प्रदेश मिलेगा, और माल प्रदेश में तुम क्या करना, थोड़ा सा पानी वानी गिरा करके वहाँ पर धरती की गर्मी को दूर करके फिर थोड़ी सी वहाँ से पश्चिम मुड़ करके फिर तुम उत्तर की ओर चले ही जाना। तो त्वय्यायतं कृषि फलमिति, क्या कहा? हे मेघ, कृषि फलम त्वयि आयत्तम इति, हे मेघ
जो कृषि का फल है वह तुम्हारे ऊपर ही अधीन है। बात तो सच्चाई यही है कि यदि मेघ बारिश ना करें तो किसान खेती नहीं कर पाएगा। किसान को खेती करने के लिए मेघ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि मेघ पानी की वर्षा नहीं करता, यदि मेघ बरसात नहीं करता तो कृषि में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी किसानों को आत्महत्या करना पड़ जाता है। बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं पानी ना मिल पाने के कारण से। तो यक्ष कहता है कि अय मेघ कृषि फलम, कृषि का फल त्वयि आयत्यम, अर्थात तुम्हारे ही अधीन है। इति, इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, इस कारण से, प्रीतिस्निग्धैः ही, प्रीतिस्निग्धे प्रेम और स्नेह से उत्प्रोत या प्रेम और स्नेह से युक्त, भ्रू विलासान अभिज्ञैः, अर्थात भ्रू विलास से अपरिचित। मानो कहने का मतलब ये हुआ कि नेत्रों के कटाक्षों के विलास से अपरिचित, अर्थात नेत्र के हाव भावों के विलास से अपरिचित। समझ गए ना। जनपद वधू लोचनैः, अर्थात जनपद के वधुओं की या गांव के रमणियों के नेत्रों से पीयमानः, पिए जाते हुए, गांव के रमणियों के नेत्रों से तृष्णापूर्वक देखे जाते हुए या पिए जाते हुए, माल क्षेत्रम, कहा भैया, सीधे सीधे कहा माल क्षेत्रम, मालम क्षेत्रम, अर्थात माल नामक प्रदेश क्षेत्र को सद्यः शीघ्र ही पहुंच करके, सद्यः शीघ्र ही, सद्यः जो शीघ्र ही, शीरोत्कषण सुरभि, क्या कहा, शीरोत्कषण सुरभि, जो शीघ्र ही, माल प्रदेश कैसा है, जो शीघ्र ही तुरंत हल चलाए जाने के कारण अत्यंत सुगंध से युक्त है। क्या कहते हैं, जब हमारे यहाँ गांव में किसान पहली बार एक खेत को, जब पानी बरस जाए और किसान पहली बार खेत को जोतते हैं तो उस खेत से, उस मिट्टी से एक अजब की सुगंध आती है। इतनी गजब की कसैली सुगंध आती है खेत की मिट्टी पर, आप खड़े रहिए तो कितना सुंदर लगता है। तो वही कहा कि माल प्रदेश में शीघ्र ही जुताई के कारण से या हल चलाए जाने के कारण से सुगंधित है वह माल प्रदेश। आरूह्य, वहाँ पर चढ़ करके, आरूह्य मतलब उस माल प्रदेश पर पहुँच करके, प्राप्त करके, किंचित, कुछ, किंचित थोड़ा सा, किंचित मतलब कुछ, थोड़ा, पश्चात पश्चिम दिशा की ओर, कहाँ गुरुजी, पश्चिम दिशा की ओर, अथवा उसके पास, उसके बाद लघु गति ही एव उत्तरेण भूयः, उसके बाद तुम शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चल देना, उत्तर दिशा की ओर चल जाना। तो कहते हैं मेघ से कि, यक्ष जी कहते हैं मेघ से कि अय मेघ कृषि फलम त्वयि आयत्तम, हे मेघ तुम्हारे अधीन ही पूरा कृषि का फल होता है। इति, इस प्रकार से, भ्रू विलासान अभिज्ञैः, अर्थात चंचल नेत्रों के हाव भाव कटाक्षों को ना जानने वाली, प्रीतिस्निग्धैः ही, प्रेम और स्नेह से युक्त, जनपद वधू लोचनैः, अर्थात जनपद की अंगनाओं के नेत्रों के द्वारा पीयमानः, देखे जाते हुए या दृष्टिपात किए जाते हुए, सद्यः शीघ्र ही, क्या है, मालम क्षेत्रम, अर्थात शीघ्र ही माल प्रदेश, शीरोत्कषण सुरभि, अर्थात अभी मालम क्षेत्र, हाँ मालम क्षेत्रम, माल प्रदेश को शीघ्र ही, शीरोत्कषणम, जो शीरोत्कषण मतलब शीघ्र ही जोते जाने के कारण अत्यंत सुगंध से युक्त है, उस माल प्रदेश में आरूह्य पहुँच करके, उस माल प्रदेश को प्राप्त करके, किंचित पश्चात कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाना, और उसके बाद लघु गति एव उत्तरेण भूयः व्रज, उसके बाद तो तुम धीरे से उत्तर दिशा की ओर चल देना। तो पहले मेघ माल प्रदेश जाने के बाद यक्ष मेघ को किस दिशा की ओर जाने के लिए कहता है, तो माल प्रदेश से यक्ष मेघ को कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए कहता है। फिर पश्चिम दिशा से किस दिशा की ओर जाने के लिए कहता है, तो फिर उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहता है। कहाँ की भूमि अभी जोत जाने के कारण से थोड़ी सी सुगंध से युक्त हो गई है, तो मालव प्रदेश की भूमि तुरंत जोते जाने के कारण से ही अत्यंत सुगंधित सी हो गई है। किसके ऊपर कृषि का फल अधीन है, तो मेघ के ऊपर कृषि का फल अधीन है। कृषि का फल मेघ के ऊपर अधीन कौन बताता है? यक्ष बताता है। क्या कहता है? तो आयातम कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू
लोचनैः पीयमानः। जनपद वधू लोचनैः पीयमानः कः मेघः। मेघः काभिः पीयमानः जनपद वधू लोचनैः पीयमानः। जनपद वधू लोचनैः भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः। तो प्रीतिस्निग्धैः भ्रूविलासानभिज्ञैः काभिः, तो जनपद वधू लोचनैः। जनपद वधू लोचनैः का विशेषण क्या हुआ? प्रीतिस्निग्धैः भ्रूविलासानभिज्ञैः। भ्रूविशालानभिज्ञैः काः जनपद वधू लोचनैः प्रीतिस्निग्धैः, ये दोनों विशेषण हैं। अर्थात जनपद की जो अंगनाएं हैं, जनपद की जो स्त्रियां हैं, जनपद की जो प्रीतमाएं हैं माल्य प्रदेश की, वो चंचल हाव भाव नेत्रों के कटाक्षों से अनभिज्ञ हैं और प्रीति और स्निग्ध पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनके नेत्रों से दृष्टिपात किए जाते हुए या पिए जाते हुए, ऐसे शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया। मेघ सद्यः शीघ्र ही क्या हो? सद्यः शीघ्र ही मालम क्षेत्रम, माल क्षेत्र की शिरोत्कर्षण सुरभि अर्थात तुरंत जोते गए अत्यंत सुगंध से युक्त वाली पृथ्वी से युक्त पृथ्वी पर जब पहुँचोगे तो किंचित पश्चात वहाँ से तुम थोड़ी सी पश्चिम दिशा की ओर जाना और लघु गति ही भूय एवोत्तरेण, और फिर वहाँ धीरे से तुम धीरे धीरे से उत्तर दिशा की ओर होकर के चले जाना। तो क्या कहा? त्वयि आयत्तं कृषिफलमिति। तो कई आयत्तम कृषिफलम, तो मेघे आयत्तम कृषिफलम। कृषि का फल किसके ऊपर अधीन है? तो मेघ के ऊपर अधीन है। भ्रूविलासान विज्ञैः काभिः जनपद वधू लोचनैः प्रीतिस्निग्धैः। ठीक है, पीयमाना, तो किनके द्वारा मेघ पिया जाएगा, किनके द्वारा मेघ स्पर्श देखा जाएगा? तो जनपद वधू के लोचनों के द्वारा मेघ देखा जाएगा। कहाँ का क्षेत्र, कहाँ के क्षेत्र की भूमि अभी अभी हल जोतने के कारण से अत्यंत सुगंधित है? तो आप बताओगे माल प्रदेश अभी अभी हल जोतने के कारण से अत्यंत सुगंधित है। माल प्रदेश से यक्ष मेघ को किस दिशा की ओर जाने के लिए कहता है? थोड़े से पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए कहता है, फिर कहता है कि वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाना। तो त्वयि आयत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः। सद्यः शिरोत्कर्षणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। तो यहाँ यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, खेती का परिणाम या खेती का फल तुम्हारे ही पर अधीन है। इस कारण से प्रेम से भरे हुए तथा चंचल नेत्रों के हाव भाव कटाक्षों को ना जानने वाली, अर्थात बहुत ही सीधी साधी ग्रामीण रमणियों के नेत्रों का विषय होते हुए या नेत्रों को दृष्टिपात करते हुए तुम शीघ्र ही हल चलाए जाने के कारण से सुगंध से युक्त उस माल प्रदेश में छा करके आरोह्य, उस माल प्रदेश में छा करके कुछ कालांतर में शीघ्र गति को प्राप्त करते हुए ही तुम पुनः अभिमुख उत्तर दिशा की ओर चले जाना। ठीक है ना भैया? तो कृषि फलम, तो कृषि फलम इति कृषि फलम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कृषि फलम में। प्रीतिस्निग्धैः में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा, तो प्रीत्या स्निग्धानितैः प्रीतिस्निग्धैः बन गया तृतीया तत्पुरुष समास। भ्रू विलासानभिज्ञैः में आपको बता दें तो भ्रुवोः विलासाः तत्पुरुष समास। तेषाम् अनभिज्ञैः इति भ्रू विलासानभिज्ञैः तत्पुरुष समास बन जाएगा। और आपको बता दें गुरुजी कि जनपद वधू लोचनैः, जनपद वधू लोचनैः में कौन सा समास है? जनपदानाम वध्वः तत्पुरुष समास, तासाम लोचनैः तत्पुरुष समास हो जाता है। शिरोत्कर्षण सुरभि, शिरेः उत्कर्षणम तेन सुरभि तत् यथा तथा तृतीया तत्पुरुष समास भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछता है कुछ भी, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से सावधानी पूर्वक दे देंगे। तो ये आयत्तं, तो पूछ लेगा प्रश्न कि कृषि का फल किसके ऊपर अधीन है? तो मेघ के ऊपर अधीन है। मेघ के ऊपर ही किसका फल अधीन है? कृषि का फल अधीन है। कौन से प्रदेश के अंगनाओं के द्वारा
दृष्टिपात किया जाएगा मेघ, तो भैया माल प्रदेश की अंगनाओं के द्वारा दृष्टिपात किया जाएगा मेघ। किस प्रदेश की भूमि तुरंत हल जोते जाने के कारण अत्यंत सुगंधित हो गई है, तो माल प्रदेश की भूमि तुरंत हल जोतने के कारण से अत्यधिक सुगंधित हो गई है। किस क्षेत्र में मेघ को यक्ष छाने के लिए बोलता है, तो छा जाने के लिए माल प्रदेश में बोलता है। और माल प्रदेश से कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए यक्ष किससे कहता है, मेघ से कहता है। और वहाँ से कुछ हल्का होकर के लघु गति भूया, कुछ हल्का होकर के उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कौन कहता है, मेघ को यक्ष कहता है। तो ये कहता है यक्ष कि हे मेघ, कृषि का परिणाम या कृषि का फल तुम्हारे ऊपर अधीन है, इस कारण से भ्रू विलासा विलयी अर्थात चंचल नेत्रों के हाव भाव कटाक्षों के से अनभिज्ञ प्रेम और स्नेह के कारण से जनपद वधूलोचने ही, जनपद की अंगनाओं के नेत्रों का विषय बनते हुए या नेत्रों से दृष्टिपात किए जाते हुए ही सद्यः शीघ्र ही किए जाते हुए मालम क्षेत्रम अर्थात माल प्रदेश में सद्यः शीघ्र ही शीघ्रतापूर्वक शीरोत्कर्षण सुरभि अर्थात हल से जुताई करने के कारण से सुगंधित पृथ्वी से युक्त वहाँ पर क्षेत्रम आरूह्य उस माल प्रदेश में थोड़ा सा छा करके ही किंचित पश्चात ब्रज कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाना और वहाँ से लघु गति भूय एवोत्तरेण ब्रज, उसके पश्चात वहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर होकर के चले जाना, ऐसा मेघ से यक्ष कहता है। अब यहाँ पर त्वई में गुरुजी सप्तमी भक्ति हो जाती है। आयत्तम में आयत्ता प्रत्यय हो जाता है। आयत्तम में क्या हो जाता है, आंग आंग यत कता होकर के आयत्तम हो जाता है। ठीक है। प्रीतिस्निग्धै ही प्रीत से प्री से तिन प्रत्यय और स्नेह से क्ता प्रत्यय प्रीतिस्निग्धै बन जाएगा। प्रीत तिन स्नेहता बराबर प्रीतिस्निग्धै बन गया। विलास विलस घई, यदि विलास को पूछेंगे तो विलस घई हो गया विलासा विलासई। ठीक। पीयमाना पा से लट होकर के सानस कर्मण में पीयमाना बन जाता है। उत्कर्षणम उदकश लुट भावार्थ में हो जाता है। आरूह्य आंग रूह लेप हो जाता है आरूह्य। उत्तरेण यहाँ पर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से ही यहाँ पर तृतीया हो जाती है उत्तरेण में। और ब्रज ब्रज से लोट लकार हो जाता है। ठीक है ना। मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रज चले जाना, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जिन माल प्रदेश के अर्थ में माल प्रदेश के अर्थ के संबंध में अनेकों प्रकार के मत मिलते हैं। मलिनाथ एवं सरस्वती के अनुसार इसका अर्थ माना जाता है उन्नत भूतल है, एवं सुमति विजय देशम अर्थ भी लेते हैं ये दोनों। अब विल्सन महोदय मालदेश को मालदा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ जो शीरोत्कर्षण सुरभि शब्द है, कौन सा? यहाँ जो शीरोत्कर्षण सुरभि शब्द है, यहाँ आरोही का क्रिया विशेषण अथवा माल का भी विशेषण हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा महाराज जी। तो ये रहा पूरा आपका मेघदूत का 15 और 16 श्लोक। तो मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।